मैं मौजूद हूँ कुंभ में, और कुंभ में एक बहुत ख़ास जगह मौजूद हूँ। ये हालांकि जहाँ हम मौजूद हैं इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है इस जगह का, लेकिन मैं जो ख़ास जगह आपको दिखाना चाहती हूँ वो मदरसा-ए-फ़ैज़िया है। ये मदरसा-ए-फ़ैज़िया क्यों बहुत ख़ास है? क्योंकि राजधानी तेहरान है ईरान की, लेकिन ईरान का जो रेवोल्यूशन है, उसकी सोच, उसकी आत्मा, उसका दिल यहाँ कुंभ में है। वो सोच जो उसे बढ़ाती है, जो उसे खाद पानी देती है, वो यहाँ इस शहर से आती है, और उसमें जो ये मदरसा है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे साथ आकिफ़ साहब मौजूद हैं, उनसे मैं इसी बारे में बात करूँगी। ये गलत तो नहीं होगा अगर मैं ये कह रही हूँ कि हम जब मदरसा फ़ैज़िया की बात करते हैं तो यहाँ से शुरुआत होती है उस अदावत की भी जो अमेरिका के साथ है, उस स्टैंस की भी जो ईरान का आज हमें दिखाई देता है, वो यहाँ से शुरू हुआ। तो इसके बारे में पहले तो आप बताएं हमारे दर्शकों जी, को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे यूँ तो शुरुआत इसकी करबला में तलाश की जाएगी, लेकिन अगर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में अगर हम देखें, इस्लामिक रेवोल्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर जो ये पुराना मदरसा है यहाँ का, जो यहाँ के मज़ार से, श्राइन से मिला हुआ है, सबसे अहम और फ़ेमस यहाँ का है। यहाँ पर इमाम ख़ुमैनी पढ़ाते थे, यहाँ पर इमाम ख़ुमैनी पढ़ते थे। यहाँ पर जितने बड़े-बड़े स्कॉलर्स ने लीड किया है, चाहे वो यहाँ ईरान के हों या हत्ता लेबनान में शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह या दूसरी शख्सियात हैं, सब जो है कभी न कभी इस मदरसे से कभी न कभी एसोसिएटेड रह चुके हैं। और भी दूसरे मदारिस हैं, लेकिन ये सबसे फ़ेमस है उनके दरमियान। और कुंभ में ये वो जगह है जहाँ से इस इस्लामिक मूवमेंट की आइडियोलॉजी, चाहे वो 78-79 का दौर हो जब वो विक्ट्री हुई, या उसके बाद 47 ईयर्स तक जो कंसिस्टेंटली जो मुकाबला चल रहा है वेस्ट के साथ, सिर्फ अमेरिका नहीं पूरे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ है, उसके लिए जो आइडियोलॉजी चाहिए, जो थियोरी चाहिए, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो लॉ में हो, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो, वो कॉन्स्टेंटली डेवलप और अपग्रेड होती है इस शहर में, ऐसे मदारिस में जिनके बाहर भी हम लोग इस वक्त खड़े हुए। तो ये आइडियोलॉजिकल पावर हाउस है, बीकन आप इसको कह सकते हैं, मोटर और इंजन है कि जिसकी वजह से मूवमेंट चल रहा है। ये भी ज़रूर बताएं कि हम जब कुंभ की बात करते हैं या हम ये कहते हैं कि ये इस इंजन को फ्यूल दे रहा जी है हाँ। ईरान के रेवोल्यूशन या ईरान की जो जी। थियोलॉजी है या जो पॉलिटिकल सोच है उसको भी, तो ये सिर्फ रिलीजियस है या रिलीजियस के आगे डिप्लोमेटिक क्या स्टांस होगा ईरान का? ईरान कैसे अपनी जो सरकार है उसे चलाएगा? ईरान कैसे अपने सिस्टम्स बनाएगा? जी। जिसके बारे में अब बहुत बात हो रही है कि एक डिसेंट्रलाइजेशन था ईरान में और स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी के लेवल पर, और उसने बहुत मदद की क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड नहीं है। तो सही है। ये जो सोच है, ये भी क्या यहाँ से, इस शहर से आती है या जी। यहाँ के अलग अलग सेमिनरीज या यहाँ के अलग अलग इंस्टीट्यूट से आती है, या सिर्फ रिलीजियस है? देखिए, इस सवाल बहुत अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से, क्योंकि इस सवाल की वजह से एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का एक मौका मिलता है। एक जवाब तो इसका ये है कि नहीं, सिर्फ रिलीजियस बात नहीं है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल अफेयर्स, डिप्लोमेसी, सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो फाउंडेशनल थियरीज़ हैं वो यहाँ से आती है। हाँ, फिर वो तेहरान जाती हैं, वो और डेवलप होती हैं फर्दर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लेवल तक, लेकिन फाउंडेशनल वर्क कुंभ में होता है। ये एक जवाब है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा फंडामेंटल जवाब ये है कि ये जो डिस्टिंक्शन है रिलीजियस फील्ड, डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये डिस्टिंक्शन एक ऐसा डिस्टिंक्शन है कि इस्लाम इससे बेगाना है। इस्लाम, या बल्कि कहें यूरोपियन एनलाइटनमेंट से पहले जितनी भी दूसरी सिविलाइजेशंस थी, उनमें ये डिस्टिंक्शंस नहीं हुआ करते थे कि ये सेक्रेड है, ये सेक्युलर है, ये रिलीजन है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें जो है रिलीजन है, इसमें नहीं है। ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी। और एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक रेवोल्यूशन का, वो दर हकीकत वो दुनिया को पलटा रहा है उस यूनिटी ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, उस वहदत फ़िक्र की तरफ भी हमें दुनिया को लौटा रहा है कि जिसमें ये जो स्प्लिंटरिंग की गई है, और जो अगर हम गौर से देखेंगे तो बहुत सा जहाँ दुनिया में तसव्वुर क्रिएट किया गया है कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमने जुदा करके दुनिया को और अमन और अच्छा बनाया, एक्चुअली मोरालिटी को पॉलिटिक्स से उन्होंने जुदा कर दिया इस बहाने से। तो वो मोरालिटी का जो रिटर्न ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में भी ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स में भी ज़रूरी है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी में भी मोरालिटी, वो यहाँ से ये रेवोल्यूशन कर रहा है। तो इन अ वे
फर्स्ट वर्जन ऑफ द आंसर इज कि हाँ ये सिर्फ ये रिलीजन के अलावा दूसरी चीज़ें है। दूसरा है कि एक्चुअली देयर इज़ नो सेपरेशन, देयर इज़ नो सेपरेशन भी नहीं। लेकिन फिर अगर सेपरेशन नहीं होता है तो फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का ख़तरा होता है। फिर ये दूसरे मुल्कों में भी है कि वहाँ जब वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को मिलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई हमारी रिलीजन भी तो बहुत अहमियत रखती है, हमारी रिलीजन को भी हम उतनी अहमियत देते हैं, तो फिर हर मुल्क में फिर यही होगा कि वो रिलीजन और पॉलिटिक्स को एक साथ रखें, मिलाएं, और फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म then pervades into the political sphere also. फिर then वो फिर देखिए एक्सट्रीमिज़म और जुल्म एक बड़ा ख़तरा है, पूरी इंसानियत इसका सामना कर रही है। लेकिन एक्सट्रीमिज़म ये कोई एक्सक्लूसिव कोई ये रिलीजन के साथ ये ख़तरा नहीं है भाई। जो सबसे ज़्यादा बर्बाद जो की है आइडियोलॉजीज़ वो फाशिज़म ने, कम्युनिज़म ने, नाज़ी जो है सोशलिज़म ने, इन्होंने जितना मैसेकर जितना वो किया तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता ना। ये तो डिक्लेयर्ड एथियस्टिक फिलोसफीज़ थी और स्कूल्स ऑफ थॉट थे। तो या अमेरिका के जिसमें कहा जाता है कि सब उनकी जो उनका स्लोगन है सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। अमेरिका में इस वक्त जो क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म जो ख़तरा बना हुआ है, और ये आप आजकल के जो प्रेसिडेंट हैं वो उस वेव को किस तरह राइड कर रहे हैं, तो आई एग्री कि एक्सट्रीमिज़म और खतरा है, लेकिन ये तो हर जगह खतरा है। इसको डील करने की ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, या बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि इस खतरे के डर से या तो जेन्युइनली या किसी बहाने से, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, वो वाला काम कर दिया है कि हमें रिलीजन ही नहीं चाहिए। रिलीजन नहीं चाहिए तो फिर दुनिया की वो हालत है जो आज हम देख रहे हैं कि गज़ा में ये जेनोसाइड हो रहा है और अमेरिका ये ईरान पर ये हमला हो रहा है। जब पोप आकर एक स्टैंड लेते हैं तो इतनी जुर्रत और हिम्मत है अमेरिका के प्रेसिडेंट की कि वो अपने आप को जीसस बना देता है। वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट आके पोप को मोरालिटी पर लेक्चर देता है। कब? जब वो जेनोसाइड से हाथ यहाँ तक रंगे हुए। ये दुनिया की हालत क्यों हुई है? क्योंकि हमने रिलीजन को इस तरह से लिमिट किया है। हाँ, एक्सट्रीमिज़म एक प्रॉब्लम है, उसको डील करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको डील करने का तरीका ये नहीं कि आप रिलीजन को जो है एलिमिनेट करें। उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। मैं वापस एक बार फिर मदरसा फ़ैज़िया पे आऊँगी, और इसकी जो ईरानी रेवोल्यूशन है उसमें इसकी क्या अहमियत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वहाँ से उसकी शुरुआत हुई। हालांकि उसकी शुरुआत हो सकता है और बहुत पहले से हुई, बट वो ट्रिगर पॉइंट था। तो वो भी अगर आप हमें कुछ बताएं। जी हाँ, देखिए इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान से स्टार्ट हुआ 1979, उसका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, एक अहम फैसला कुन उसमें मोड़ है। लेकिन उसके इवेंट्स जो हैं वो 1960s के शुरू से हुए, कि जिसके अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट ये है कि उस ज़माने का जो बादशाह था उसके यहाँ पर उसके सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर आकर इस मदरसे को एक बार जो है लूटा था। यानी इसमें मारपीट की थी, लोगों को ऊपर से फेंका था नीचे, इसमें स्टूडेंट शहीद भी हुए थे और पूरा उजाड़ा था, वो बर्बाद किया था। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो डिफाइंस की थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी। यानी तेहरान के बादशाह को यहाँ से एक मैसेज दिया जा रहा था कि अपने हदों में रहो, अमेरिका और इस्राइल के साथ इतनी ज़्यादा अपनी दोस्ती मत बढ़ाओ, हम नहीं इसको बर्दाश्त करेंगे। तो ये वहाँ से ये सिंबल बना, ये वाला मदरसा इस्लामिक मूवमेंट का, डिफाइंस का, शहादत का और आगे इस मूवमेंट को चलाने का। तब से ये इसकी एक अहम अहमियत आज भी बाकी है। आज भी जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है ईरान में या दुनिया में, अब तो खैर जंग चल रही है तो ये तो बहुत ही यूनिक है, तो इसके लिए सिक्योरिटी की वजह से फ़िलहाल ये बंद है। लेकिन नॉर्मल हालात में, जैसे 12 रोज़ा जंग थी वगैरह, जो मेन कुम के अंदर जो गैदरिंग होती है, जो स्कॉलर्स की, इस्लामिक एक्सपर्ट्स की, क्योंकि जैसे आपने भी इशारा किया, हम जहाँ यहाँ खड़े हुए अगर इसमें 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के रेडियस में देखें तो कोई गिनती नहीं है कितने यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मदारिस हैं, क्या क्या है। इनके जो लोग यहाँ आके जमा होते हैं, उनका प्रोटेस्ट होता है, वो इसी के हॉल में होता है। इसके हॉल में या इसके बीच में एक बड़ा सा जो है कोर्टयार्ड है, एक सहन है, उसके अंदर होता है। तो इसकी सिंबॉलिक वैल्यू जो है आज भी पूरी कुम की सिंबॉलिक वैल्यू ईरान में बहुत है, और कुम के अंदर इस मदरसे के अंदर की जो उसकी जो स्पेस है उसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रूहुल्लाह खुमैनी भी यहाँ पर पढ़ते थे, पढ़ाते थे, और उनका घर भी ज़्यादा दूर नहीं था उस ज़माने में जब वो यहाँ रहा करते थे, तो उनका भी इससे कनेक्शन है। सब बड़ी शख्सियतें यहाँ रही हैं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने भी कुछ वक्त यहाँ पढ़ा। इमाम ख़ामेनी ने भी कुछ वक्त जो है यहाँ पर क़ुम में गुजारा है और यहाँ पर तालीम हासिल की है। एक दौर उन्हीं ने भी यहाँ गुजारा है। तो क़ुम जो कहा जाता है कि मदर ऑफ़ द रेवोल्यूशन, मादर इनकलाब की जो हैसियत है वो वाकई सही है, इस एकेडमिक और इल्मी एतबार से भी,
और अगर जब कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को देखते हैं तो 78 से जो लास्ट वेव शुरू हुई, जिसके नतीजे में 79 में रेवोल्यूशन जो है कामयाब हुआ, जनवरी 1978 में वो वेव जो है वो इसी शहर से शुरू हुई है। तो उस एतबार से भी कुम को बहुत अहमियत हासिल है। कुम में अब आपको क्या लगता है कि अब जिस मुकाम पे इस वक्त ईरान है, ईरानी रेवोल्यूशन है, और इस वक्त जिस तरह की जंग अमेरिका के साथ, हालांकि एक्टिव जंग अब नहीं हो रही है, लेकिन एक तरह की जद्दोजहद और उस तरह के हालात बने हुए हैं, युद्ध के, वॉर के हालात बने हुए हैं, इसमें अब कुम किस तरह से और एक नया रास्ता दिखा सकता है? वेयर डू यू सी द फ्यूचर? देखिए, कुम ने अपने लिए, कुम के एडमिनिस्ट्रेशन ने, कुम के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने अपने लिए एक लेबल खुद अपने लिए, अभी मैंने देखा चंद महीने पहले, इंतखाब किया है। फ़ारसी में उन्होंने कहा है कि कुम जहान शहर अहले बैत, यानी जो रसूल खुदा की, हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है, अहले बैत, उनकी ये वर्ल्ड सिटी है, जहान शहर। ये अल्फाज है जो उर्दू और हिंदी में भी लोग समझ लेंगे, जहान शहर। तो यानी इसने अपनी आइडेंटिटी को डिफ़ाइन किया है कि वो इस्लाम का जो प्योर फॉर्म है, जो रसूल खुदा की फ़ैमिली के ज़रिए जारी रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल खुदा की फ़ैमिली का एक अहम रुकन है, करबला उसका एक अहम हिस्सा है। उसको प्रोजेक्ट करने के लिए दुनिया भर में वो अपने आप को सेंटर देखता है, कुम का ख़ुद ये मानना है। और अब जो ये जंगी हालात चल रहे हैं, जैसे भी कभी ना कभी ये किसी न किसी करवट, बेहतर यकीनन होंगे, लेकिन किसी करवट बैठेंगे। अभी एक सस्पेंडेड हालत है, एक मुअल्लक़ कैफियत है। उसके बाद मुझे लगता है कि जैसे कि ईरान एक नए फेज़ में एंटर होगा, वेस्ट एशिया एक नए फेज़ में एंटर होगा, ख़ास तौर पर कुम का भी फ्यूचर उसी एतबार से आलमी पैमाने पर एक नए फेज़ में दाखिल होने जा रहा है। वर्ल्ड सिटी के तौर पर, वर्ल्ड सिटी के तौर पर वो इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, एकेडमिक आउटपुट की वजह से, और प्लस वो रिलीजियस डिवोशन और पाइटी और आस्था और अक़ीदत के एतबार से भी यहाँ पर आखिर कुम में हर रोज़ा है, हरम है, बीबी मासूमा कुम का कि जो एक बहुत अहम जो है वो एक होली पर्सनैलिटी, मुक़द्दस शख्सियत के उन्वान से भी हैं, और हम वहीं मौजूद हैं, उसी के दरवाजे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हम अंदर भी गए थे। बहुत शुक्रिया आकिब साहब हमसे बात करने के लिए, TV9 भारतवर्ष से, और रोशनी डालने के लिए कुम की अहमियत पर भी और मदरसा फ़ैज़िया की अहमियत पर भी। तो यहाँ कुम से TV9 भारतवर्ष के लिए मदरसा फ़ैज़िया के पास से मैं सुमैरा खान।